हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 13 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में जो 3 देश हैं जिनकी वो आधिकारिक यात्रा पूरी की है वो कौन कौन से हैं? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। इनके बारे में भी हम आपसे बातें करेंगे। और वहीं इन 3 देशों में से एक देश ने, वो कौन सा देश है जिसने उनको अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, तो वो सब बातें भी हम कवर करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है और इन्होंने कहा कि अपने क्षेत्रीय शांति जो रखनी है उसी को हम प्राथमिकता देंगे। इनके बारे में बात करेंगे। रवांडा के बारे में, रवांडा किस रीजन में एक कंट्री है, रवांडा की राजधानी क्या है, क्या ये यूएन का सदस्य है, वो सब बातें हम कवर करेंगे। ह्यूस्टन में सैकड़ों भारतीय अमेरिकी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, उसी अत्याचारों के विरोध में भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं और कुछ बांग्लादेश के जो वहां अमेरिका में रह रहे हैं, सभी ने इकट्ठे होकर अभी प्रदर्शन किया है और नारे लगाए इन्होंने, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ। तो उससे संबंधित बातें भी हम कवर करेंगे। आपको पता है ये मुद्दा कई दिनों से चल रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। तो वैसे मैंने न्यूज़ पहले भी कवर कर रखी है। अब चलो, अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कंक्लूड्स 3 नेशन टूर टू फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्टे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी की है। वो कौन कौन से देश हैं? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे में अपने राजनयिक दौरे के अंतिम चरण को पूरा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता को हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से विदाई दी। और ये सब किसके द्वारा बताया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये न्यूज़ प्रसारित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार यानी कि 11 अगस्त को फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद अपने स्वदेश यानी कि भारत में लौट गई हैं। इनकी यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों के साथ भारत के संबंधों को किस प्रकार से गति प्रदान की जाए, उसी से संबंधित बातें करने के लिए ये वहां पर गई हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पर पहुंची? फिजी में, उसके बाद में न्यूजीलैंड में और उसके बाद में तिमोर लेस्टे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा आपका ये करंट अफेयर्स का, तो जल्दी से ये क्वेश्चन आपको बताना है।
हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? जल्दी से आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना फिजी, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो इनको मिला, ठीक है ना। और मैंने अभी क्या बताया था, 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि फिजी का जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आपको यहां पर लिख देना है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो इस प्रकार से ये क्या है, उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो भारत रत्न हम कहते हैं। हमारे भारत में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। सबसे पहला जो है उसे हम भारत रत्न कहते हैं। दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। और चौथे नंबर का है पद्मश्री। तो इस प्रकार हमारे भारत में ये 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। और इन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा के दौरान फिजी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया, सम्मानित किया, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं इस कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की, यानी कि हमारे भारत में किसी भी राष्ट्रपति की इस द्वीप समूह राष्ट्र में ये पहली यात्रा हुई है जहां पर इनको ये पुरस्कार मिला। और फिजी के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रातू विलियम मेवालिली कोटोनीवेरे। तो उन्हीं के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया, ठीक है ना। चलिए यहां पर देख लीजिए, ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। और दूसरी यात्रा इनकी कहां पे थी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में वहां की राजधानी में एक महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां प्रतिमा के पास भी इन्होंने क्या किया था, पुष्प अर्पण किए थे। उसके बाद में इनकी यात्रा तिमोर लेस्टे की रही, जिसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। हमारी जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है ना, जिसे हम दिल्ली भी कह देते हैं, लेकिन उसकी है दिल्ली। चलो ये अगर हम बात करें राष्ट्रपति भवन के बारे में, यहां पर आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा होगा। और ये जो पार्क आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्क का नाम पहले क्या था, इसे हम मुगल गार्डन के नाम से जाना करते थे, मुगल गार्डन। और आपको पता है इस मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया था कुछ समय पहले। इसे हम किस नाम से जानने लगे, इसे हम अमृत उद्यान के नाम से अब जानते हैं, ठीक है ना, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के बारे में थोड़ी सी अगर आपको जानकारी हासिल करनी है, अगर आप फिजिकली वहीं नहीं जा सकते तो आप एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पर राष्ट्रपति भवन। तो आपको ऐसा इंटरफेस वहां पर दिखाई देगा। और ये रहा अमृत उद्यान, म्यूजियम, राष्ट्रपति भवन से संबंधित सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आप राष्ट्रपति भवन देखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यहां पर एक ऑप्शन दिया होगा टेक ए वर्चुअल टूर। तो वर्चुअल टूर आप जा सकते हैं, वहां पर आपको सारी जो पृष्ठभूमि है राष्ट्रपति भवन के बारे में वो आपको देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात करें हमारे भारत में, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च आप कह सकते हैं संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति कई लोगों की नियुक्ति करते हैं, कई पदों की हम बात करें तो नियुक्ति की जाती है। लेकिन मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, तो फिर आप किसका जवाब यहां पर देंगे। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें उपराष्ट्रपति, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं, आपने मुख्य चुनाव आयोग का नाम जरूर सुना होगा, जिसे हम मुख्य क्या बोलते हैं, चुनाव चुनाव को हम निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है ना, भारतीय चुनाव आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग। तो इस निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख होते हैं उनको हम कह देते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं मुख्यतः, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। राजीव कुमार जो हैं वो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा की गई। जो अन्य होते हैं चुनाव आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री की बात करें वर्तमान में कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपालों की बात की जाए तो हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, अलग अलग राज्यपाल होते हैं। एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, और हाल ही में थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको बताया था, जब ये अगस्त महीना शुरू हुआ था, 31 जुलाई के आसपास में राष्ट्रपति ने 6 राज्यों में क्या किया था? नए राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की थी और 3 में क्या किया था? उनमें अदला बदली की थी। तो वो सब मैंने आपको बताया था, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक है? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और हमारे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रवांडाज पॉल कागमे स्वर्न इन सेइंग रीजनल पीस ए प्रायोरिटी। अभी हाल ही में रवांडा के पॉल कागमे ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है और इन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना। अभी पिछले ही महीने आपको पता है चुनाव हुए थे और इनको भारी मतों से वहां पर जीत मिली और इसके बाद में अब इन्होंने क्या किया है? ये शपथ ग्रहण भी कर ली है और शपथ ग्रहण करने के बाद ये सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति वहां के बन गए हैं, क्योंकि लगातार कितनी बार ये बने हैं? अब 4 बार चौथे कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम कांगो कह देते हैं, कांगो गणराज्य या फिर इंग्लिश में कहें तो डीआरसी, डीआरसी के साथ में क्या है? कुछ संघर्ष चल रहे हैं। उन्हीं संघर्ष के मद्देनजर अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना इनकी एक प्राथमिकता का हिस्सा रहेगा। इनको कितने परसेंट वोट मिले थे? 99.18% ऑफ वोट मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में शक्तिशाली है ये। अब इनके पद के लिए 5 साल का समय और मिल गया है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यही तो हैं वहां के क्या हैं? राष्ट्रपति पॉल कागमे। जब आपसे पूछा जाए कि इस रवांडा के बारे में, ये रवांडा की राजधानी कौन सी है, आपके सामने कई ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। कौन सी राजधानी है? रवांडा की राजधानी है किगाली। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपाला, कंपाला किस देश की राजधानी है? तो ये तो युगांडा की राजधानी है। वहीं जब हम बात करें कुआलालंपुर, ये कुआलालंपुर कहाँ की है? तो ये तो एक एशियाई देश मलेशिया की राजधानी है। बैंकॉक की बात की जाए तो ये किस देश की राजधानी है? तो ये थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड और मलेशिया दोनों ही एशिया महाद्वीप के देश हैं। यदि हम बात करें युगांडा के बारे में या फिर रवांडा के बारे में, ये दोनों के दोनों जो देश हैं वो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जब हम मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो फिर आप किसका यहां पर देखेंगे? मैप, ये देखिए रवांडा, ये मैं ब्लू कलर में यहां पर आपको थोड़ा सा टिक करके बता रहा हूं। ज्यादा क्षेत्रफल नहीं है इसका, जिसे हम रवांडा के नाम से जानते हैं। इस रवांडा के उत्तर में आप देख पा रहे होंगे यहां पर है युगांडा, जिसकी राजधानी क्या है? कंपाला।
और बाकी इसके क्षेत्रीय अगर आप देखें पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने एक शब्द यूज किया था DRC, ठीक है ना, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, कोंगो गणराज्य के नाम से जानते हैं, तो वो इसके पश्चिम में पड़ता है। तंजानिया, ठीक है, केन्या, इस प्रकार के जो देश हैं वो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम जब इस रवांडा की बात करें तो रवांडा का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है। एक सेकंड, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, एक सेकंड रुकना जरा। रवांडा, इस रवांडा का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है, आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस रवांडा की राजधानी है किगाली, और ये रवांडा यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। और रवांडा यूएन का सदस्य कब बना था? 18 सितंबर 1962 को ये यूएन का सदस्य बना, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हंड्रेड्स जॉइन इंडियन अमेरिकन्स विजिल सेव हिंदूज इन बांग्लादेश इन ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में सैकड़ों भारतीय अमेरिकी बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ के लिए जनसभा में सभी शामिल हो रहे हैं। और आपको पता है अभी हाल ही में रोजगार को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर वहां पर यानी कि बांग्लादेश में क्या हो रहे हैं, एक प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच में चलते हुए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। उसके कुछ समय के बाद वहां पर क्या हुआ, वहां के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस्तीफा दे दिया। अब कुछ ऐसे तत्व जो हैं वो अल्पसंख्यकों पर क्या कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और वहां की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर पूरे विश्व पटल पर आपको ये जानकारी देखने को मिली होगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भावुक अपील की गई है। और बिडेन ने क्या किया है, एक आग्रह किया है प्रशासन से कि इससे संबंधित तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है, सॉरी ये प्रीवियस जो थी उसी का एक पार्ट रह गया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूस्टन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम इस ह्यूस्टन की बात कर रहे हो तो ये ह्यूस्टन जो है वो कहाँ पर है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है। शायद आपने नाम सुना हो, बहुत बार आपने नाम सुना होगा उसका, टेक्सास। तो टेक्सास जो प्रांत है संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसी टेक्सास के एक शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे हम ह्यूस्टन कहते हैं। और ये टेक्सास राज्य का सबसे बड़ा नगर माना जाता है जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी मैंने ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, चलो इसके बारे में बात कर लीजिए पहले। बांग्लादेश, जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उस बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और ये बांग्लादेश यूएन का भी सदस्य है। इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 17 सितंबर 1974 को ये यूएन का सदस्य बना था। यूएन का ये जो राष्ट्रीय ध्वज है आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपको न्यूज में बताया था कि किस प्रकार यहाँ के जो एक पीएम है शेख हसीना और वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर उनके बाद में अब नए जो सलाहकार वहाँ पर शपथ ले चुके हैं, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अब वहाँ पर शपथ ले चुके हैं। अब इस नई अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में ये कार्य करेंगे। अभी इन पर केस भी चल रहा था। बांग्लादेश अंतरिम गवर्नमेंट के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इन पर भ्रष्टाचार के मामले में ये क्या था, केस चल रहा था। और अब ये क्या हो चुके हैं, उस भ्रष्टाचार के मामले में बरी हो चुके हैं और इन्होंने शपथ भी ले ली है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली है। और ये जो पद होता है ये प्रधानमंत्री के समकक्ष ही होता है, ठीक है। तो इनके शपथ लेने के 3 दिन बाद ग्रामीण दूरसंचार श्रमिकों और कर्मचारियों के कल्याण कोष से
धन के दुरुपयोग को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा इन पर क्या किया गया, एक आरोप लगाया गया और जिसके बाद में इनको बरी भी कर दिया गया। हालांकि इसमें और भी जो हैं, जैसे हम बात करें वहां के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम, इन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के आवेदन को स्वीकार करने के बाद ये आदेश दिया जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मामले को वापस लेने की मांग कही गई थी। ठीक है ना। चलिए, अब इन्होंने ये भी कहा है, यही तो है देखो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये रहा बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश तो आपको पता है कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। और जब 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें आज़ादी मिली, उस समय हमसे एक भाग अलग हो गया था, पाकिस्तान। पाकिस्तान उस समय दो अलग अलग क्षेत्र में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था वही बाद में बांग्लादेश का एक स्वरूप बना। ठीक है ना। तो इस बांग्लादेश के साथ में हमारे कौन कौन सी भूमि लगती है, हमारे वर्तमान में भारतीय कौन कौन से राज्य हैं, तो मेघालय, मणिपुर, इधर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार के ये जो हमारे राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ में। मोहम्मद यूनुस के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक हैं। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है HTET, TGT, सोशल स्टडीज में पूछा गया था, और आज नहीं पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया था। तो 2020 में इनका नाम इतना क्या सक्रिय था, क्या नाम इनका सुनने को मिला था क्या, तो इनके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं ये। तो थोड़ा सा ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, लेकिन अब तो ये मुद्दा बना हुआ है, हमारे पड़ोसी देश में ऐसी गतिविधियां हो रही है, तो थोड़ा इनके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश जो है उसके संस्थापक हैं ये, और इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की थी, ये बात है 1983 के आसपास में। इन्होंने किस मायने को लेकर इस बैंक की स्थापना की थी, इन्होंने कहा कि जो मानव का ये अधिकार है और हमें इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। उनका उद्देश्य यही रहा है कि गरीब लोगों को उनके लिए जो भी उपयुक्त शर्तें हैं उन पर उनको ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, कुछ ठोस वित्तीय सिद्धांत सिखाया जाए, और फिर गरीबों को गरीबी से बचने के जो तरीके हैं वो समझाए जाएं। तो इसी क्षेत्र में इन्होंने काम किया, और 70 के दशक से लेकर ये बेहतरीन कार्य कर भी रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 1940 में चटगांव के आसपास में हुआ था। ठीक है, जो कि एक बंदरगाह शहर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। और अब ये किस रूप में भूमिका निभाएंगे, तो अंतरिम सरकार जो बनी है बांग्लादेश में उसमें मुख्य सलाहकार के रूप में ये कार्य करने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। जब हम बाकी ऑप्शंस की बात कर रहे हों, जैसे हम भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, मुंबई में। तो मुंबई कहाँ पर है, ये तो हमारे भारतीय राज्य महाराष्ट्र का हिस्सा है। और जब हम इस स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। वहीं जब हम ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की बात करते हैं जिसके संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, ये बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस विकास बैंक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप और भी हासिल कर सकते हैं। 1998 में बैंक के लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी जीता था। ठीक है, तो जो भी जैसे किसी को आवश्यकता पड़ गई और कोई गरीब है तो उसको ये माइक्रो क्रेडिट दे देते हैं, और इसे ग्रामीण ऋण के रूप में भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ना। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनने
जा रही है, यानी कि हम ये तो कहेंगे कि अब ये अंतरिम सरकार का गठन हो ही चुका है, शपथ भी ले चुके हैं मोहम्मद यूनूस। इनका कहना है कि जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं उसको रोकने का हम संकल्प लेते हैं। ये देखो, हिंदूज हैव राइट्स टू लाइव, है ना, लिव, तो उनको भी जीने का अधिकार है। कैबिनेट ने ये बातें कही है कि हम इन संबंधों को सुधारने के लिए कुछ बेहतरीन कार्य करेंगे। अब देखते हैं क्या प्रदर्शन और आगे बढ़ता है, या फिर अभी जो वर्तमान की अंतरिम सरकार का गठन किया गया है वो कितना बेहतरीन कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज तक जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं सभी की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। आपको सर्च करना है एड्यूरोही24, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिए, या फिर आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप खेलते रहें, पढ़ते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।